नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली क्लास गणित की जो ली थी उसमें हमने पढ़ा था वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में। हमने पढ़ा था वर्ग क्या होता है और वर्ग कैसे करते हैं। किसी दो संख्याओं का वर्ग करने की शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ी थी हमने। और अगर इकाई का अंक 5 है तो वर्ग कैसे करते हैं, इस सब के बारे में चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे वर्ग संख्याओं के गुण धर्मों के बारे में। और जो पिछली एग्जाम्स हुई है तो उसमें वर्ग संख्याओं के गुण धर्म से सवाल पूछा जाता है बार बार। वर्ग कैसे करते हैं आपको भी बताया, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना वर्ग कहलाता है। उसी संख्या को किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। तो ये मल्टीप्लाई तो हर कोई कर देगा, लेकिन इन गुण धर्मों से सवाल पूछा जाता है। और मैंने आपको इसी प्रकार से यहाँ पे लिख के दिया है ताकि इनके क्वेश्चंस में आगे करवा दूंगा और आपको इसी प्रकार से नोट्स में लिखना है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं, कल हमने दो संख्याओं के क्या वर्ग कैसे करते हैं उस पर बात की थी। आज हम बात करेंगे, देखो मान लो अगर तीन संख्याएं दे दी जाए, कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि वर्ग कैसे करते हैं किसी संख्या का। तो आज हम मान लो तीन संख्याएं दे दी जाए तो आपको इकाई का अंक लेना है 2 और इसको ले लेना है 13। ये दो जोड़े बन गए। अब देखो 2 का वर्ग क्या होता है 4 और 13 का वर्ग 169, बीच में जगह छोड़ दो। मैंने क्या बताया था, इस संख्या को इस संख्या से गुणा करके फिर इससे गुणा करना है। 13 गुणा 2 26, 26 गुणा 2 52, तो बीच में क्या आ गया 52। यहां रखना है 4, यहां पे 2, ये 5 इसमें ऐड होगा, कितना हो गया 174। तो ये हो गया इस संख्या का वर्ग। इसमें देखो 3 का स्कोर 6, 12 का स्कोर 144, बीच में जगह 12 गुणा 3 36, 36 दूनी 72, 72 का 2, 6 2 7 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 151। ये हो गया इसका वर्ग। इस प्रकार आपको तीन संख्या हो चाहे दो संख्या हो, आगे आप वाला एक संख्या को इकाई के अंक का स्कोर कर दो, बीच में जगह छोड़ के जो आगे जितने भी अंक है उनका वर्ग कर दो और बीच में इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। इस प्रकार आप तीन संख्याओं का भी निकाल सकते हैं। जितनी आपको देखो, अगर आप 132 का निकाल रहे हैं तो आपको 13 का वर्ग पता होना चाहिए, तब भी आप निकाल पाओगे इस तरीके से। वरना तो 132 को 132 से गुणा करो। अब कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा होगा कि सर इससे अच्छा ये गुणा इजी है, लेकिन नहीं, ये अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे बार बार तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आसानी से आप निकाल सकोगे। तो अब हम बात करेंगे वर्ग संख्याओं के गुण धर्मों के बारे में। ये कल का जो बाकी रह गया था हो गया। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका कोई भी प्रश्न इस प्रकार का है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट क्लास में जो जैसी भी आएगी उस क्लास में हम इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। कोई भी प्रश्न होगा या कोई गलती से कुछ लिखा जाता है या गलती हो जाती है तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप बता देना। अब आज पढ़ेंगे वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। जैसा रेट 2013 में पूछा गया था, 15 में पूछा गया था, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और ये सवाल थ्योरी टाइप पूछे जाते हैं। इस ऐसे सवालों में विद्यार्थी मात खाते हैं, क्योंकि अगर मान लो किसी को कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन हर कोई कर देगा, लेकिन इस प्रकार के जो सवाल पूछे जाते हैं इसमें थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। चीज एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहली बात है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो इकाई अंक है कभी भी 2 3 7 8 नहीं होता। मतलब आपने कल देखा होगा 1 का स्कोर होता है 1, 2 का स्कोर 4, 3 का स्कोर 9, 4 का स्कोर 16, 5 का स्कोर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये आपने देखा होगा। इसमें देखो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये सभी पूर्ण वर्ग संख्या है। मैंने आपको बताई थी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई अंक देखो कहीं भी 2 नहीं आ रहा, कहीं भी 3 नहीं आ रहा, कहीं भी 7 नहीं आ रहा और कहीं भी 8 नहीं आ रहा। आप ऐसे याद रख लेना 23 78, ये डिजिट याद रखना 2 3 और 7 8। अगर ये अंक इसमें नहीं आ रहे बिल्कुल भी, तो मतलब इकाई का अंक अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसके अलावा होगा 2 3 7 8 के अलावा होगा। इसका मतलब क्या होगा, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। मतलब किसी संख्या है उसके इकाई का अंक 0 1 4 5 6 और 9 ये है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, होगी, जरूरी नहीं है। मान लो कोई संख्या है 21 तो आप ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके इकाई का अंक 1 है
तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है अगर ये आ रहा है। लेकिन अगर किसी संख्या के अंत में 2 3 7 8 है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी बिल्कुल भी। ये बात आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट जो गुणधर्म होता है उसके बारे में। देखो आगे जो प्रश्न आएंगे, जैसे सीटेट वगैरह में प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई बड़ी डिजिट आती है जैसे 7 8 2 6 5 4, इस प्रकार से कोई डिजिट आ जाएगी, 10 नंबर की कोई डिजिट आ गई, उसमें अंत में देखो 4 है, तो इसमें मान लो यहाँ लिखा हुआ है 3, ऐसी कोई डिजिट आई उसमें 2 लिखा हुआ है, यहाँ 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 6। मान लो कोई डिजिट है, 10 नंबर की कोई डिजिट है, इस प्रकार से अंक लिखे हुए हैं, तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 7, ये 6, तो इसमें पूछे कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको सीधा सा देख लिया 2 3 7 है, नहीं होगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इस प्रकार से टेट वगैरह में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, कि पूर्ण वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या हमेशा सम होती है। मतलब कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसमें जो शून्य होंगे वो सम संख्या में होंगे, मतलब या तो 2 शून्य होंगे, या 4 होंगे, या 6 होंगे, या 8 होंगे, या 10 होंगे, या 12 होंगे, इस प्रकार शून्यों की संख्या होगी। जैसे 100, आपको पता है 1000 है, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि उसमें शून्यों की संख्या 3 है। लेकिन 100 10,000 ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों है आपको भी बताओ होगा। मान लो अगर एक डिजिट है किसी संख्या का और उसका पूर्ण वर्ग करते हैं, तो इसको उसी संख्या से गुणा कर दो, 10 को 10 से गुणा करोगे तो 100 आएगा। मतलब किसी भी संख्या में अगर एक डिजिट है तो उसका डबल हो जाएगा, अगर 2 है 4 हो जाएगा, 3 है 6 हो जाएगा, 4 है 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर मान लो किसी संख्या में सम संख्या में डिजिट नहीं है, कोई जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें मान लो ऐसे कोई 2 डिजिट है, तो ये 2 दिया हुआ, किसी में 3 दिया हुआ है, तो ये 3 वाली तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि किसी भी जो संख्या है उसमें शून्यों की जो संख्या है वो हमेशा सम होती है। शून्यों की संख्या क्या होती है? सम होती है। 2 4 6 8 एग्जाम्पल यहां पे लिख लेना आप, जैसे 100 10,000 400 900, ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें शून्यों की संख्या क्या है? 100 है। लेकिन यहां पे अगर 1000 आ जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार आप लिख लेना आगे। नेक्स्ट पॉइंट है सम संख्या का वर्ग सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर आप किसी सम संख्या का वर्ग करें, जैसे 2 का स्कोर करें, कितना आ रहा है? 4, सम प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर आप 3 का स्कोर करते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? 9। मतलब 3 एक विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी विषम संख्या प्राप्त होता है। 2 एक सम संख्या है तो इसका वर्ग भी सम संख्या प्राप्त होता है। 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 16 भी एक सम संख्या है। अब सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी सम संख्या होती है वो 0 होती है। देखो ये भी आप ऊपर उसमें लिख लेना, 0 एक सम संख्या है। 0 एक क्या है? सम संख्या है। जबकि 2 है वो सबसे छोटी या ऐसे लिखो प्रथम प्राकृत सम संख्या। देखो 0 एक सम संख्या है, 2 4 6 8 ये सम संख्या है, लेकिन 2 है वो प्रथम प्राकृत सम संख्या है। मतलब अगर प्राकृत संख्याओं की बात करें, 0 पूर्ण संख्या में शामिल होता है। ये आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे उसमें आपको बताऊंगा कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो जो पूर्ण संख्या होती है उसमें 0 भी शामिल किया जाता है, लेकिन प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता है। इस प्रकार आपको अगर पूछ लिया जाए प्रथम प्राकृत सम संख्या कौन सी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 2। तो ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। एक बात आपको मैं बता देता हूं यहां पे कि ये मैं लिख के क्यों ला रहा हूं, ताकि वीडियो छोटा बने। क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो होगा तो विद्यार्थी लाइक नहीं करते, उस चीज को ऐसे इंटरेस्ट नहीं लेते बड़े वीडियो में। क्योंकि मान लो क्लासेस चलती है, अगर कोई बैच ऑफ जैसे ऐप पर कोई बैच चलता है उसमें तो बड़ी क्लासें चलती है 2 घंटे की 1 घंटे की, तो उसमें से अच्छी से लिखा दिया जाता है। मान लो यूट्यूब पर डाल रहे हैं और इतना बड़ा वीडियो होगा वो यूट्यूब पर डाला भी नहीं जाता, तो इस वजह से मैं छोटी क्लासें लाने के लिए ये सब लिख के ला रहा हूं, ताकि आपको लिखने में समय खराब नहीं हो। आप वीडियो को रोक कर अच्छे से इन चीज़ों को लिख ले।
अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कि दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच प्राकृत संख्याएं, मतलब दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या आ जाए। जैसे मान लो कोई क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं की बात करें तो ये तो मान लो n का स्क्वायर है, मतलब कोई भी दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कैसे प्राप्त होगी आपको भी बताया, जैसे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, n का स्क्वायर है या n+1 का स्क्वायर है, तो इसके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं होगी। जैसे 2 का स्क्वायर कितना है 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इसके बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं 5, 6, 7, 8, कितनी होगी 4, कितनी है 4, तो मतलब 4 प्राकृत संख्याएं हैं बीच में 5, 6, 7 और 8। इसी प्रकार मैं पूछ रहा हूं, मान लो n है कोई भी क्रमागत दो पूर्ण वर्ग संख्याओं की बात कर रहा हूं, मतलब क्रमागत होनी चाहिए। जैसे 100 ले लिया तो उसके बाद 121 लेना आपको, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, तो मान लो n का स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 2n संख्या होगी, यहां लिख लेना 2n। n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर के बीच कितनी संख्या होगी, देखो 20 आ जाए तो आपको 2n करना है। अगर मान लो प्रश्न इस प्रकार नहीं आता है और इस प्रकार प्रश्न आता है, जैसे 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, माइनस का साइन आ गया, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो इसमें संख्या होगी 2n+1, और ये आपको निकाल भी सकते हो आप। 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगेगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, या आप इस प्रकार से यहाँ भी ऐसे भी लगा सकते हैं। देखो n+1 का होल स्क्वायर और n का स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर और n का स्क्वायर, n स्क्वायर 2n 1 माइनस n स्क्वायर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 2n+1, ये 2n+1 आ गया। तो इस प्रकार आप को ध्यान रखना है, n स्क्वायर और n+1 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या होगी, तो आपको 2n करना है। प्रश्न की लैंग्वेज आपको ध्यान में रखनी होगी, प्रश्न को समझना होगा, क्योंकि अब की बार जो रीट का पेपर आया था इजी आ गया था, और इस इजी के चक्कर में विद्यार्थी काफी गलतियां करके आ गए। तो आपको उसकी लैंग्वेज पकड़नी है प्रश्न की, और आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज अवश्य रूप से पकड़नी चाहिए, क्योंकि जैसे साइकोलॉजी जैसी सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें लैंग्वेज का ही खेल चलता है सब। तो आपको ध्यान रखना है, अगर इसके बीच संख्या पूछे तो 2n है, और अगर मान लो इस माइनस पूछे तो आपको 2n+1 ध्यान रखना है। ये तो आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन लगभग यही पूछा जाता है, इसके और इसके बीच में कितनी प्राकृत संख्या होगी, तो 2n संख्या होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी संख्या के वर्ग को, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी संख्या के वर्ग को प्रथम n विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखो यह पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी जो विषम संख्या है, कोई भी विषम, किसी भी संख्या के वर्ग को, कोई भी संख्या है उसके वर्ग को प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपने पढ़ा होगा प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, n स्क्वायर होता है। मतलब अगर आपको पता है पहली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है 1, दूसरी क्या होती है 4, तीसरी 9, 16, तो इसको देखो एक प्रथम 1 का स्क्वायर निकालना है, ये कितने का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। तो देखो 1 के स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं हम, प्रथम विषम प्राकृत संख्या है। 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 विषम प्राकृत संख्या प्रथम होनी चाहिए, तो क्या लेंगे 1 के बाद 3, 1 + 3 के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं 2 के स्क्वायर को। जो 3 का स्क्वायर है उसको आप 1 + 3 + 5, मतलब प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 3 विषम प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं 3 के वर्ग को। यहां देखो 4 का है तो 1 + 3 + 5 + 7, ये कितना हो रहा है 16 हो रहा है, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के वर्ग है, कोई भी संख्या उसका वर्ग है, उसको प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। मतलब जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी n विषम प्राकृत संख्याएं ऐड करनी होगी आपको, 1 से लेकर उतनी विषम प्राकृत संख्याएं। जैसे मान लो 10 का स्क्वायर है तो इसमें 10 विषम प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, इस प्रकार आप ऐड करोगे तो 10 का स्कोर आ जाएगा।
ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। ये चीजें मैं जो लिख रहा हूं पास में, ये आप इस पॉइंट के नीचे लिख लेना, एक एक पॉइंट लेना और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिख लेना, ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं आए। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट अपना। देखो ये जो अंतिम जो पॉइंट है, ये 6 नंबर पॉइंट है, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत, देखो यहां मैं लिख रहा हूं, किसी भी विषम संख्या है उसका वर्ग करें, उसको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये रीट 2012 हुई थी, 2012 में जो रीट हुई थी उसमें ऐसा कैसा पूछा गया था, सत्य असत्य में 4 लाइन दी हुई थी, उसमें एक लाइन ये थी और एक में यहाँ सम संख्या लिखा हुआ था। तो कोई भी विषम संख्या का वर्ग है उसको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई विषम संख्या है, जैसे आप मान लो 3 मान लो, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो इसको आप दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब इसको आप 4 और 5 के, 4 भी धनात्मक पूर्णांक है और 5 भी धनात्मक पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है वो क्रमागत है, 4 के बाद 5 आता है, तो 4 और 5 के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लो 9 का स्कोर कितना होता है 81, इसको आप दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, 40 और 41। इसी प्रकार मान लो 11 का स्कोर है, होना विषम संख्या चाहिए। यहां देखो विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप, 11 का स्कोर कितना होता है 121, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 60 61। लेकिन मान लो अगर संख्या ऐसे आ जाए, मान लो 10 का स्कोर, तो ये आ गई 100, तो इसको आप धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में नहीं रख सकते। 50 तो कर सकते हैं इसके, लेकिन आप दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि किसी भी विषम संख्या के वर्ग को सम संख्या के वर्ग को नहीं कर सकते। और अगर मान लो इस प्रकार की कोई लैंग्वेज आती भी है एग्जाम में, तो एक तरीका होता है करने का कि इस प्रकार की मान लो लैंग्वेज आ गई और आपको याद नहीं रखा सम संख्या और विषम संख्या, तो इस पॉइंट को मैथमेटिक्स फॉर्मूले में रख के रख देखो ना। ये जो कह रहा है कि किसी भी विषम संख्या, तो ये विषम संख्या है, इसके वर्ग ये आ गया, इसको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में बना दिया। तो आपको अगर इस प्रकार आप इसको चेंज करोगे मैथ फॉर्मूले में, तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर यह गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या को व्यक्त करता है। कोई दो क्रमागत सम हो सकती है या विषम संख्या हो सकती है, उसके गुणनफल में एक जोड़ने पर, देखो या तो दोनों क्रमागत सम संख्या होनी चाहिए, जैसे 2 गुणा 4 ले लिया मैंने, या दोनों क्रमागत विषम संख्या होनी चाहिए, 3 गुणा 5 ले लिया, 5 गुणा 7 ले लो, 7 गुणा 9 ले लो, या 8 गुणा 10 ले लो, कुछ भी ले लो। दो क्रमागत या तो दोनों सम है या दोनों विषम है। इसको गुणनफल को में एक जोड़ने पर, देखो इसका जो गुणनफल है उसमें एक जोड़ने पर एक विषम पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 4 गुणा 2 8, 8 और 1 9, 5 3 15, 15 और 1 16। मतलब इनमें अगर एक जोड़ दिया जाए, दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं उनका गुणनफल है उसमें एक जोड़ने पर, या दो क्रमागत सम संख्या है उसके गुणनफल में एक जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ये किस वजह से प्राप्त होती है, ये आप एक बार थोड़ा सा देखना, यहां देखना आप, जो 3 गुणा 5 है इसका मतलब क्या हुआ, इस 3 को मैं ये ऐसे लिख सकता हूं क्या, 4 - 1 लिख सकता हूं, गुणा इस 5 को भी यही लिख सकता हूं 4 + 1। तो फॉर्मूला देखो a - b a + b क्या होता है, a स्कोर - b स्कोर, मतलब 4 का स्कोर - 1 का स्कोर। अब ये 4 का स्कोर तो ये तो वर्ग है 4 का, पूर्ण वर्ग संख्या है तो, लेकिन ये माइनस का 1 का स्कोर का मतलब क्या होता है -1, ये -1 ज्यादा है। अगर इसमें आप +1 जोड़ देते हैं तो ये +1 - 1 कैंसिल, 4 का स्कोर प्राप्त होता है। इस वजह से कहा गया है कि दो क्रमागत सम या विषम प्राकृत संख्याएं हैं, विषम संख्याएं उनके गुणनफल में एक जोड़ने पर गुणनफल है वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। तो ये आपको इस प्रकार आप लिख लेना, इसको समझने के लिए ये इसकी डेरिवेशन है, आपको सीधा पॉइंट ध्यान में रखना है, लेकिन अगर समझना चाहिए तो आप वहां समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अगर 1 का स्कोर दिया हुआ है, 2 का स्कोर दिया हुआ है, देखो 1 का 2 का मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई भी इस प्रकार की कोई संख्या दी हुई है जिसमें मान लो
ये जगह 1 का स्कोर दे दिया, 2 का स्कोर दे दिया और ये जगह खाली छोड़ दी, तो आप ये जगह भर सकते हो। मान लो इसमें से देखो, या तो ये संख्या पूछेगा आपसे, ये संख्या भरी हुई रहेगी, या ये संख्या भरी हुई खाली रहेगी और ये संख्या पूछेगा। इसका मतलब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ 1 का स्कोर, यहाँ 2 का स्कोर, दो क्रमागत संख्या यहाँ आ रही है और इसका गुणनफल यहाँ आ रहा है। 1 गुणा 2 कितना होता है 2, तो यहाँ कितना आएगा 2 का। अगर 1 का स्कोर, 2 का स्कोर और इन दोनों के गुणनफल का स्कोर यहाँ है, तो आप जो यहाँ संख्या आएगी वो होगा इससे 1 अधिक, मतलब 3 का स्कोर। कैसे? 1 का स्कोर 1, 2 का स्कोर 4, 4 और 1 5, 2 का स्कोर 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9, तो ये 9 क्या है 3 का स्कोर। इसी प्रकार देखो, मान लो 2 क्रमांक लेनी है आपको, 5 का स्कोर प्लस 6 का स्कोर प्लस डेस। अब मान लो 5 और 6 के जो गुणनफल है उसका स्कोर लेना है यहाँ पे, तो कितना हो गया 30 का स्कोर। 5 का स्कोर 25, 6 का स्कोर 36, 30 का स्कोर 900, ऐड कर दो, ये होगा 31 का स्कोर। इनका ऐड करोगे आप तो इसमें आएगा 961। क्यों क्या आएगा? क्योंकि ये 31 का स्कोर होता है। तो जो यहां संख्या है उससे 1 अधिक प्लस 1 का स्कोर यहां आएगा। अगर मान लो ये संख्या भरी हुई है, प्रश्न मान लो इस प्रकार पूछा जाता है, इस प्रकार पूछा जाता है, मान लो ऐसे प्रश्न पूछ लिया कि 2 का स्कोर प्लस 3 का स्कोर देश खालिस्तान, यहाँ पे 3 दूनी 6, 1 7 का स्कोर। तो यहां आपको बढ़ना है, तो आप ये देखोगे 2 का स्कोर दिया हुआ है, 3 का स्कोर दिया हुआ है, यहाँ 7 का स्कोर है। एक तरीका तो ये है, इन दोनों को स्कोर को जोड़ करके वहां कर दो माइनस, लेकिन यहाँ आप देखो 2 का स्कोर 3 का स्कोर दिया हुआ है और यहाँ 7 का दिया हुआ है, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है 6, तो यहाँ होगा 6 का स्कोर, तभी यह प्लस 1 आ पाएगा। ये समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया आपके तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझा दूंगा वापस, अगर नहीं समझ आया तो। इसके बाद आपको ये बातें होगी गुणधर्मों की, इसके बारे में बाद इस टॉपिक से संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ एक जगह लिखा रहा हूँ। एक चीज़ मैंने छोड़ दी थी यहाँ, सॉरी यहाँ करवा दिया मैंने, एन स्कोर होता है, इसको मैं वापस यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक एन प्राकृत संख्याओं का योगफल एन कोष्टक एन प्लस 1 होता है। ये जो आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे, संख्या पद्धति पढ़ोगे, उसमें आएगा प्रथम जो n प्राकृत संख्या होती है उनका योगफल क्या होता है n कोष्टक n प्लस 1/2, n कोष्टक n प्लस 1/2 होगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखो अब मैं ये ऊपर वाला मिटा रहा हूं, लिख लिया होगा शायद, नहीं लिखा है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ये देखो आप इतनी जगह में देख लो, वो बाद में मिटा देंगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n कोष्टक n प्लस 1/2 होता है। मान लो आपको ये से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, या आपको संख्या इस प्रकार दे दी जाती है 1 2 3 4 डैश 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 10, तो ये 10 प्राकृत संख्या है, तो इसका योगफल क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना n का मान कितना है 10 है, n बराबर कितना है 10। फॉर्मूला क्या होता है n कोष्टक n प्लस 1/2, तो 10 गुणा 10 प्लस 1/2, 10 गुणा 11/2, 2 का भाग 5 बार, 5 गुणा 11 55। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। दूसरा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है? तो वर्गों के योगफल का सूत्र होता है n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक 2 n प्लस 1/6। इसी प्रकार मान लो यहाँ 1 का स्कोर, 2 का स्कोर, 3 का स्कोर, 4 का स्कोर, और यहाँ n दे दिया, या 10 का स्कोर दे दिया, 20 का स्कोर दे दिया, जो भी संख्या दी जाएगी उसी प्रकार आप इस फॉर्मूले में n के वैल्यू रखोगे तो ये निकल जाएगा।
ये आपके लिए एक्स्ट्रा है, तो आप इसमें याद रखना, ये चीज़ें आपके लिए कैलकुलेशन में आसान हो जाती है और कुछ चीज़ें बेसिक होता है जो पूछे जाते हैं, छोटी कक्षाओं में आती है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है? तो घनों के योगफल का सूत्र होता है n कोष्टक n+1/2 का होल स्क्वायर। ये आप अच्छे से देख लेना, n कोष्टक n+1/2 का होल स्क्वायर। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? जो इस पॉइंट में हमने पढ़ा था वो होता है n स्क्वायर। मैंने कहा था प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये होता है n स्क्वायर। प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? तो ये होता है n कोष्टक n+1। ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा है ना, दो चीजें इससे आती है जो जैसे रेलवे की एग्जाम्स हुई या एसएससी जैसी एग्जाम्स में पूछी जाती है, जो अपने रीट में अभी तक नहीं पूछा गया है इस चीजें, लेकिन एसएससी में जितने भी सवाल आते हैं अभी सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीजीएल में, तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक सीधा आता है, ये हमने पढ़ा था कि 1 का स्कोर, 2 का स्कोर, 3 का स्कोर, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। सूत्र था n कोष्टक n+1 2n+1/6। लेकिन यह प्रश्न इस प्रकार आता है कि इसमें 1 का स्कोर दे दिया, 3 का दे दिया, 5 का दे दिया, मतलब विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल दे रहा है। तो आपको यहाँ मान लो कोई संख्या दे दी, यहाँ में n तो लिख नहीं सकता क्योंकि ये क्रमागत नहीं है, क्रमागत विषम है, तो इसमें मान लो 11 का स्कोर दे दिया या 19 का स्कोर दे दिया, विषम संख्या देगा कोई, अगर विषम शुरू करा है, और अगर सम शुरू हो रही है तो कोई सम संख्या देगा। तो इस प्रकार मान लो केवल सम संख्या ही है उसका वर्ग पूछ रहा है, या केवल विषम संख्या है उसके वर्गों का योग पूछ रहा है, तो आपको सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर यहाँ जो भी संख्या है, जैसे 11 है तो 11 गुणा 12 गुणा 13, मतलब 11, 11 + 1, 11 + 2/6। इसी प्रकार यहाँ 50 है तो 50, 50 + 1 51, 50 + 2 52/6। मान लो कोई भी, जैसे 1 का स्कोर, 3 का स्कोर, 5 का स्कोर पूछ लिया, 7 का स्कोर तक, तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ 7 दिया हुआ है ना, जो अंतिम संख्या है वो 7, उससे आगे वाली संख्या 8, उससे आगे वाली संख्या 9/6। इस प्रकार आप कर सकते हो। 3 का भाग इसमें 2 बार, इसमें 3 बार, 2 का भाग इसमें 4 बार, 4 3 12, 12 × 84। इस प्रकार आपको ये दोनों चीज़ें एक्स्ट्रा में ध्यान रखनी है। ये चीज़ें सीजीएल वगैरह में पूछी जाती है, लेकिन क्या पता पूछ भी लिया जाए, हर बार पेपर इजी नहीं आता, तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखना अच्छे से। और जो चीज़ें मैंने आज पढ़ाई है उन सबको रिवीजन करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।